इमॉर्टल्स और बुद्धास, उनकी पावर की बुनियाद होती है फेट को छीनना। जितनी ज्यादा फेट मिले उतनी ही ज्यादा उनकी कल्टीवेशन बढ़ती है। झाओ फेंग को ही ले लो, उसके अंदर ह्यूमैनिटी की फेट बसी हुई है। जितना ज्यादा किन डायनेस्टी स्ट्रांग होता है उतनी ही स्ट्रांग होती है ह्यूमन फेट, और जैसे जैसे वो फेट जमा करता है उसकी पावर और एट्रीब्यूट्स भी उतनी ही तेज बढ़ते जाते हैं। इमॉर्टल्स और गॉड्स के लिए फेट छीनने का सबसे सीधा तरीका होता है लोगों को अपना गुलाम बनाना, और दूसरा तरीका होता है फेथ, यानी लोगों से अपनी पूजा करवाना ताकि उनसे फेट हार्वेस्ट की जा सके। जर्नी टू द वेस्ट के दौरान जो बुद्धिज्म का वेस्टवर्ड स्प्रेड हुआ था, उसका भी असली मकसद वही था, फेट पर कब्जा करना। झाओ फेंग ने गहरी आवाज में कहा, क्राउन प्रिंस का प्रपोजल बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक है। यिंग ज़ेंग धीरे से बोला, आंखों में तेजी चमकती हुई। इमॉर्टल्स और बुद्धास किन को बर्बाद करना चाहते हैं। उनके लिए डिवाइन कॉन्टिनेंट के लोग सिर्फ एक चीज हैं, खुराक। ऐसे लोगों को यहां अपना फेथ फैलाने देना बिल्कुल नामुमकिन है। किन की फेट कभी भी इमॉर्टल्स या बुद्धास को नहीं दी जाएगी। झाओ फेंग आगे बढ़ा, फादर, जब से किन ने 6 राज्यों पर चढ़ाई शुरू की है, अनगिनत सैनिक अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर चुके हैं। उन वॉरियर्स को भूलना एक गुनाह होगा। मैं सुझाव देता हूं सोल श्राइन और सोल मॉन्यूमेंट बनाए जाएं, ताकि किन के शहीद योद्धा हमेशा पूजे जाते रहें। अगर किन में इमॉर्टल्स और बुद्धास को ऑफरिंग्स नहीं मिलेंगी तो झाओ फेंग एक नया फेथ खड़ा करेगा। इस बार फेथ होगा इंपीरियल अथॉरिटी, और पूजा होगी किन के शहीद सैनिकों की आत्माओं की, ताकि किन के लोग सिर्फ एक चीज माने, न देवता न बुद्धा, सिर्फ बादशाह की ताकत और किन के वॉरियर्स की रूह। यिंग ज़ेंग मुस्कुराया, माउंट ली का क्या? एक सेंसर तुरंत आगे बढ़ा, योर मैजेस्टी, लेकिन माउंट ली तो इंपीरियल मौजोलियम के लिए। पर बोलते बोलते ही वो रुक गया, चेहरा शर्म से लाल हो गया और पीछे हट गया। फेंग क्विजी हंसकर बोला, मिनिस्टर चेन, जब बादशाह की फेट देश की फेट से जुड़ी है और जब तक राज्य रहेगा, बादशाह रहेगा, तो मौजोलियम की जरूरत ही क्या? मिनिस्टर चेन ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। योर मैजेस्टी, क्राउन प्रिंस, मैंने गलत सोच लिया था। मैं अब भी पुराने किन को याद कर रहा था। यिंग ज़ेंग ने गहरी आवाज में कहा, जब तक मेरा एम्पायर जिंदा है, मैं जिंदा हूं। मुझे किसी कब्र की जरूरत नहीं। सोल श्राइन और सोल मॉन्यूमेंट किन के लिए सबसे पवित्र चीज होंगे। माउंट ली, जो पहले मेरी कब्र बनने वाली थी, अब किन के वॉरियर्स की इज्जत का प्रतीक बनेगी। सारे मंत्री एक साथ बोले, योर मैजेस्टी महान है। ये फैसला फाइनल है। प्राइम मिनिस्टर हन भी, सोल श्राइन का निर्माण तुम्हारी जिम्मेदारी में रहेगा। जब श्राइन बन जाए तो किन के सब शहीद सैनिकों की अस्थियां जो देश के बाहर दफन है यहां लाई जाएंगी। सोल मॉन्यूमेंट को आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल के सबसे बड़े उस्ताद बनाएंगे। मैं ऐसा मॉन्यूमेंट चाहता हूं जो आसमान को छुए, ताकि किन का हर नागरिक अपने शहीदों के नाम देख सके। हन भी ने तुरंत कहा, मैं आदेश का पालन करूंगा। झार फेंग ने फिर कहा, फादर, हमें जल्दी करनी होगी। सबसे पहले हमें इंपीरियल डायनेस्टी बनना होगा। इमॉर्टल्स चल चुके हैं और अब बुद्धिस्ट सेक्ट भी इंटरफियर कर रही है। जैसे ही हम इंपीरियल डायनेस्टी बन जाएंगे, हम 9 प्रोविंसेस बैरियर एक्टिवेट कर देंगे। फिर उनके सारे चाल बेकार हो जाएंगे। यिंग ज़ेंग ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। अगले ही पल इंपीरियल जेड सील हवा में उठ गया। उस पर लिखे हुए शब्द चमक उठे, बिस्टोड बाय हेवन, इटर्नली ब्लेस्ड। ये मैंडेट ऑफ हेवन से बंधा हुआ नहीं था, बल्कि मैंडेट को खुद देता था। यिंग ज़ेंग की आवाज गूंज उठी, मैं किन का बादशाह अपनी जमीन की सारी फेट को अपनी राष्ट्रीय किस्मत में बदलता हूं। ज़ियान्यू, सामने आओ। हमारी फेट को आगे बढ़ाओ। हमारी राष्ट्रीय किस्मत को एक करो। अगले ही पल नेशनल फेट ज़ियान्यू आसमान में उड़ा। उसके साथ डेस्टिनी का समंदर लहरा उठा। उसकी रहनुमाई में नॉर्दर्न फ्रंटियर और 100U9 ली ट्राइब्स की फेट सब किन में समा गई। नॉर्दर्न फ्रंटियर में थे 30 मिलियन लोग और 9 ली के पास और कई मिलियन। टोटल मिलाकर 40 मिलियन से ज्यादा जिंदगियां। इतनी भारी फेट मिलते ही ज़ियानियों का साइज तेज से बढ़ने लगा।
आंखों के सामने वो 400 झांग से भी ऊपर निकल गया, फिर 470 झांग। और उस पल किन डायनेस्टी ने ऑफिशियली लोअर टियर इंपीरियल डायनेस्टी का दर्जा हासिल कर लिया। यिंग ज़ेंग की आवाज़ कोर्ट में गूंज उठी। आज से किन के हर नागरिक को इंपीरियल फेट का आशीर्वाद मिलेगा। ज़ियानियों ने रोशनी बरसाई और आसमान में समा गया। कोर्ट के अंदर हर मंत्री ने महसूस किया जैसे कोई डिवाइन शक्ति उनके शरीर में भर गई हो। आह, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। सिर्फ एक पल में जो मार्शल ऑफिशियल्स अपनी सीमा पर अटके थे वो आगे बढ़ गए। ग्रैंड मास्टर्स बने ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स, इनेट रियल्म वाले बने ग्रैंड मास्टर्स। किन का युग शुरू हो चुका था, एक नया साम्राज्य और एक नई किस्मत के साथ। ये रहा तुम्हारा दिया हुआ हिस्सा प्योर इंग्लिश नॉवेल स्टाइल में। मैंने एपिक टोन, कल्टिवेशन फील और फैंटेसी वाइब्स सब प्रिजर्व रखे हैं। पूरा इंपीरियल कोर्ट ब्रेक थ्रू की ऑरा से भर गया था। हर जगह कल्टिवेशन की लहरों का तूफान था। इसी दौरान शियानयांग सिटी के अंदर इंपीरियल एकेडमी में गुईगुजी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। नेशन की फॉर्चून बढ़ गई है। मेरी कल्टिवेशन अब ब्रेक थ्रू करने वाली है। गोल्डन इमॉर्टल रेल्म। इमॉर्टल रेल्म में ये लेवल मतलब होता है एक सच्चा पावर हाउस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कैलामिटीज से बचने के बाद भी मुझे इतनी बड़ी फॉर्चून मिलेगी। ना सिर्फ मेरी सारी चोटें भर गई हैं, बल्कि अब नेशनल फॉर्चून मुझे सीधा गोल्डन इमॉर्टल रेल्म में धकेल रही है। गुईगुजी खुशी से झूम उठा। बिना एक पल गवाए वो अपने गोल्डन इमॉर्टल ब्रेक थ्रू में डूब गया। गोल्डन इमॉर्टल रेल्म, ये इमॉर्टल्स के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस लेवल पर पहुंचना मतलब अब तुम सिर्फ एनर्जी से नहीं, लॉज की पावर से लड़ सकते हो। इसी वक्त जैसे ही ग्रेट चिन डायनेस्टी ने ऑफिशियली इंपीरियल डायनेस्टी का दर्जा पाया, एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। ग्रेट चिन ने लोअर रैंक इंपीरियल डायनेस्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। ह्यूमन डाओ फॉर्च्यून वापस फीडबैक के रूप में आ रही है। 100,000 ऑल एट्रीब्यूट पॉइंट्स कलेक्ट हो चुके हैं। क्या होस्ट इन्हें क्लेम करेगा? ज़ाओ फेंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जैसे मैंने सोचा था, ग्रेट चिन अब ह्यूमन डाओ से बंधा हुआ है। जितनी स्ट्रॉन्ग नेशन की फॉर्च्यून होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी ह्यूमन डाओ की फॉर्च्यून। और वो फॉर्च्यून सीधी मुझ तक वापस आएगी। अब मैं फाइनली मार्शल डाओ ग्रेट पावर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इतने सालों की कल्टिवेशन के बाद मैं पहले ही थ्रेशोल्ड पर खड़ा था। ज़ाओ फेंग की आंखों में गहरी चमक उभर आई। फिर क्लेम। अगले ही पल 100,000 ऑल एट्रीब्यूट पॉइंट्स ज़ाओ फेंग के शरीर में दाखिल हो गए। बूम! उसके जिस्म से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। क्राउन प्रिंस ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। क्या जबरदस्त ऑरा है! वो किस रेल्म तक पहुंच गया है, उसका प्रेशर तो सांस लेना भी मुश्किल कर रहा है। सारे मंत्री शॉक में ज़ाओ फेंग को देख रहे थे। चाहे कुछ लोग अब ग्रेट ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच चुके थे, फिर भी इस दबदबे के सामने उनका दिल कांप रहा था। जब ज़ाओ फेंग का ट्रू एसेंस मार्शल डाओ यूनिटी रेल्म की सीमा तोड़ चुका, उसके सर के ऊपर हेवनली डाओ अथॉरिटी प्रकट हो गई। वो हर चीज को अपने घेरे में ले रही थी। मार्शल डाओ ग्रेट पावर लॉज की शक्ति को समझता है, पर मेरी लॉ कौन सी होगी? ज़ाओ फेंग गहरी सोच में डूब गया। उसके पास एक पूरी दुनिया की हेवनली डाओ अथॉरिटी थी। इसका मतलब वो दुनिया के 5 एलिमेंट्स लॉज को कंट्रोल कर सकता था। हेवनली डाओ की पावर से वो किसी भी लॉ को चला सकता था। पर ज़ाओ फेंग का दिल मानता नहीं था। अगर उसने मार्शल डाओ चुना है और उसे परफेक्शन तक ले जाना है, तो उसे चाहिए थी एक ऐसी लॉ जो इमॉर्टल रेल्म में भी उसे सबसे अलग बना दे। हेवनली डाओ अथॉरिटी दुनिया के लॉज को गवर्न करती है, पर क्या कोई ऐसी लॉ है जो सभी लॉज को कंट्रोल करती हो? ज़ाओ फेंग गहरी सोच में डूब गया। इस पल उसका पूरा शरीर मार्शल डाओ ट्रू एसेंस से घिरा हुआ था। सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो किसी को पास आने से रोक रही थी। उसकी डिवाइन सेंस फैलने लगी। वो पूरी तरह वॉइड के अंदर डूब गया। शायद हेवनली डाओ के असर से, चाहे वो इस दुनिया का हेवनली डाओ नहीं था, फिर भी
इस रेल्म की हर एक लॉ उसकी आंखों के सामने खुलने लगी। 5 एलिमेंट्स, यिन एंड यांग, टाइम, स्पेस। उसकी डिवाइन सेंस के नीचे उसे अनेकों लॉज दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ बढ़ाकर किसी भी लॉ को पकड़ सकता हो। और फिर जब उसकी डिवाइन सेंस लॉज के सितारों भरे दरिया में घूम रही थी, अचानक उसने एक केओस रंग से भरी हुई लॉ देखी। एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। अगर ये दुनिया ग्रेट डेसोलेशन जैसी होती तो इसे पंगू ने बनाया होता और सब कुछ केओस से पैदा हुआ था। केओस से ही सारी लॉज जन्म लेती हैं। केओस खुद एक लॉ का रूप है जो सबको समेट लेता है और कभी नहीं रुकता। द लॉ ऑफ केओस। ज़ाओ फेंग का दिल घूम उठा। उसकी डिवाइन सेंस पूरी तरह फैल गई और उसने वॉइड के अंदर उस केओस के साए को पकड़ लिया। हेवनली डाओ अथॉरिटी के असर में वो लॉ जैसे खुद ही उसकी तरफ खिंची चली आई। आखिरकार एक केओटिक रोशनी का घेरा ज़ाओ फेंग के शरीर पर उतर आया। लॉ उसके जिस्म में समा गई। इसी पल ज़ाओ फेंग के दांतियन की ट्रू एसेंस बदलने लगी। वो एक और ऊपर के स्तर पर जा रही थी। अब उसकी ट्रू एसेंस सुनहरी नहीं रही, वो बन चुकी थी केओटिक ट्रू एसेंस। साथ ही उसका फिजिकल बॉडी भी एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। ये सिर्फ चेंज नहीं था, ये था कंप्लीट रीबर्थ। लॉज के दाखिल होते ही उसका खून, उसकी मेरिडियंस, उसका हर एक पार्ट, सब कुछ एक्सपैंड हो रहा था, सब कुछ इवॉल्व हो रहा था। हर चीज़ एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही थी। पर यह कोई आम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ना ही सिर्फ मॉर्टल से इमॉर्टल बनने का सफ़र। ये था पूरी एग्जिस्टेंस का एवोल्यूशन, ऑल एट्रीब्यूट असेंशन। सिस्टम पैनल चमक उठा। होस्ट ने लॉज को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर लिया है। ऑल एट्रीब्यूट्स इवॉल्व हो रहे हैं। ज़ाओ फेंग ने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोल दिया। होस्ट ज़ाओ फेंग, एज 33 years, traits -- Attribute panel, law infused true essence 10,000 points, martial Dao great power first level, true dragon power 10,000 points। एक ही पंच में 1000 असली ड्रैगन्स की ताकत फूट पड़ती है। लाइट स्पीड मूवमेंट 10,000 पॉइंट्स, एक कदम में 1000 मील का फासला। इनेट स्पिरिचुअल बॉडी 10,000 पॉइंट्स, नॉर्मल बॉडी से 10,000 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। बेपनाह वाइटैलिटी, एंडलेस स्टैमिना, फास्ट रिकवरी और अमर रीजेनरेशन। डिवाइन सेंस पावर 10,000 पॉइंट्स, डिवाइन सेंस 1000 मील तक फैल सकती है। स्पिरिचुअल एनर्जी को आसानी से कंट्रोल करता है। लॉ इन्फ्यूज्ड प्राइमोडियल स्पिरिट 10,000 पॉइंट्स, प्राइमोडियल स्पिरिट पर लॉज का ऑरा, हर तरह के ईविल इन्फ्लुएंस से मुक्ति। लाइफ स्पैन 100,646 years, रेल्म लाइफ स्पैन 100,000 years। मेरिट 12,304 पॉइंट्स, स्वर्ग का आशीर्वाद, पुण्य के कारण। कार्मिक सिन 18 पॉइंट्स, जितना ज़्यादा पाप उतनी ही ज़्यादा आसमानी शत्रुता। पर्सनल स्पेस 100,000 क्यूबिक मीटर्स। कल्टिवेशन टेक्निक्स ... एट्रीब्यूट पैनल को क्लैरिटी के लिए सिंप्लीफाई किया गया है। ज़ाओ फेंग ने गहरी सांस ली। सफलता मिल गई। मैं मार्शल डाओ ग्रेट पावर रेल्म तक पहुंच गया हूं। 1,00,000 साल की लाइफ स्पैन। मेरी शक्ति आसमान छू रही है। और मैंने कोई मामूली लॉ नहीं समझी, मैंने समझी है लॉ ऑफ केओस, जो सभी लॉज को इवॉल्व और कमांड कर सकती है। भविष्य अब बेहद संभावनाओं से भरा है। ब्रेक थ्रू के बाद ज़ाओ फेंग के दिल में अपार खुशी भर गई। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। इंपीरियल डायनास्टी असेंशन रिवॉर्ड, एक टियर 5 ट्रेजर चेस्ट। ऑल एट्रीब्यूट एवोल्यूशन रिवॉर्ड, एक टियर 6 ट्रेजर चेस्ट। टियर 6 ट्रेजर चेस्ट। ज़ाओ फेंग का दिल जोश से भर गया। इस लेवल पर सबसे कम रिवॉर्ड भी होता है पोस्ट नेटल स्पिरिचुअल ट्रेजर, और अगर किस्मत चमक जाए तो मिल सकता है इनेट ट्रेजर। होश में आते ही ज़ाओ फेंग ने अपने आसपास फैली केओटिक ट्रू एसेंस वापस खींच ली। We congratulate the Crown Prince on his great advancement in cultivation। पूरा दरबार एक साथ झुक गया। यिंग ज़ेंग आगे बढ़ा।
फेंग, क्या अब इंपीरियल डायनेस्टी की नेशनल फॉर्चून से 9 प्रोविंसेस बैरियर एस्टैब्लिश की जा सकती है? जाओ फेंग ने सिर हिला दिया। ग्रेट किन अब इंपीरियल डायनेस्टी बन चुकी है। 9 प्रोविंसेस बैरियर अब तुरंत बन सकती है। फिर जाओ फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में दरबार से गायब हो गया। यिंग ज़ेंग तुरंत खड़ा हुआ और उसके पीछे चल दिया। सारे मंत्री भी जल्दी जल्दी फॉलो करने लगे। इंपीरियल पैलेस के ऊपर जाओ फेंग हवा में खड़ा था। उसके इर्द गिर्द नेशनल फॉर्च्यून की भयानक लहरों का घेरा बना हुआ था। ह्यूमन डाउ अथॉरिटी हाथ में लिए और ग्रेट किन की किस्मत पर नजर रखते हुए अब वो 9 प्रोविंसेस बैरियर बनाने जा रहा था। हुआशिया के 9 कॉल्ड्रन्स। जाओ फेंग ने हाथ घुमाया। तुरंत 9 पुराने प्राचीन प्रेशर से भरे 9 कॉल्ड्रन्स आसमान में उठ गए और एक गोला बनाकर घूमने लगे। ग्रेट किन की नेशनल फॉर्च्यून के नाम पर 9 प्रोविंसेस बैरियर को एक्टिवेट करो, हमारी जमीन की रक्षा करो। जाओ फेंग ने नेशनल फॉर्च्यून को चैनलाइज किया। मिस्टिक बर्ड दोबारा प्रकट हुई। आसमान से डेस्टिनी की भयानक शक्ति 9 कॉल्ड्रन्स पर टूट पड़ी। उस पल 9 कॉल्ड्रन्स जैसे जिंदा हो गए। एक पुराना ऑरा चारों तरफ फैल गया। फिर वो वॉइड में घूमते हुए 9 रोशनी के तीर बन गए और ग्रेट किन के 9 एक्सट्रीम पॉइंट्स की तरफ उड़ गए। स्पेस टूट गया और वो तीर जमीन के उन छोरों में धंस गए। जब 9 कॉल्ड्रन्स अपनी जगह पर जम गए तो नेशनल फॉर्च्यून ने उन्हें जोड़ दिया और एक अदृश्य बैरियर पूरे ग्रेट किन पर फैल गया। जैसे ही बैरियर बना, ग्वानजू, शू और दुगुक्वांग में जो इमॉर्टल्स और गॉड्स की डिवाइन पावर का असर था वो तुरंत कट गया। सालों से चल रहा ड्राउट एक पल में रुक गया। बंद पड़ी नदियां चल पड़ी और बारिश फिर से होने लगी। साथ ही जिन प्रोविंसेस में एपिडेमिक्स थीं जो डिवाइन पावर्स की वजह से फैली थीं, वो शक्ति भी खत्म हो गई। अब लोग सुपरनैचुरल बीमारियों से मुक्त हो गए और सही इलाज से ठीक हो सकते थे। हाँ, नॉर्मल बीमारी और नेचुरल डिजास्टर्स पर 9 प्रोविंसेस बैरियर का असर नहीं होता, पर ये जो अचानक आने वाली विपत्तियां और एपिडेमिक्स थीं, ये सब इमॉर्टल्स और गॉड्स की वजह से थीं। अब जब उनकी शक्ति कट गई, वो कुछ नहीं कर सकते थे। 9 प्रोविंसेस बैरियर पूरी तरह तैयार है। इमॉर्टल्स और गॉड्स का इंटरफेरेंस खत्म हो चुका है। जाओ फेंग मुस्कुराता हुआ जमीन पर उतर आया। हुआशिया के 9 कॉल्ड्रन्स सचमुच हमारी जाति के पवित्र आर्टिफैक्ट्स हैं। यिंग ज़ेंग जोर से हंसा। जाओ फेंग गंभीर हो गया। फॉडर, चाहे इमॉर्टल्स की शक्ति कट गई हो, पर ड्राउट वाले इलाकों और एपिडेमिक जोन्स को अब भी सुधार चाहिए। यिंग ज़ेंग ने कहा, एपिडेमिक का इलाज आसान है। पिल हॉल के एल्केमिस्ट्स को फिजिशियंस के साथ भेज दो, पर ड्राउट, उसे शायद प्राकृतिक तरीके से ही ठीक होना पड़ेगा। जाओ फेंग मुस्कुराया। फादर, ग्रेट किन अब एक आम मॉर्टल राज्य नहीं रहा। हमें उसे अब मॉर्टल नजरिए से भी नहीं देखना चाहिए। मेरे पास एक डिवाइन एबिलिटी है, समन विंड एंड रेन। मैं इंपीरियल एडवाइजर को खुद भेजूंगा ताकि वो ड्राउट हिट एरियाज में बारिश बुलाएं। सिर्फ 2 दिन में स्पिरिट राइस के खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। उसके शब्द खत्म होते ही आसमान से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी। सबने ऊपर देखा। ग्वीगुजी ने मुस्कुराते हुए झुककर सलाम किया। ये सेवक योर मैजेस्टी को प्रणाम करता है। क्राउन प्रिंस को भी नमस्कार। ग्रैंड प्रिसेप्टर ने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जाओ फेंग ने ग्वीगुजी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। ये सब योर मैजेस्टी और क्राउन प्रिंस के आशीर्वाद का नतीजा है। ग्वीगुजी ने खुशी भरे चेहरे के साथ कहा, ग्रेट किन की नेशनल फॉर्चून के सहारे मैं भी इतना बड़ा मौका पा सका। गोल्डन इमॉर्टल रेल्म, ये इमॉर्टैलिटी का दरवाज़ा था। इस रेल्म में कदम रखना मतलब पावर में एक ज़बरदस्त छलांग। ग्वीगुजी कब से इस लेवल का सपना देख रहा था, लेकिन सदियों की मेहनत के बाद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। किसने सोचा था मॉर्टल वर्ल्ड में आने के बाद उसे ये गोल्डन मौका मिल जाएगा? ग्रैंड प्रिसेप्टर, जाओ फेंग ने गंभीर आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें एक डिवाइन एबिलिटी देता हूँ। तुम इसी शक्ति का यूज़ करके ग्रेट किन के ड्राउट हिट इलाकों में बारिश ले आना। ग्वीगुजी हैरान रह गया। बारिश बुलाना तो या तो हेवनली कोर्ट की अथॉरिटी से होता है या ड्रैगन क्लैन की मदद से। ये कौन सी डिवाइन एबिलिटी है? जाओ फेंग ने कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने हेवनली प्रोफाउंड मिरर निकाला और उसके जरिए कॉल द विंड समन द रेन डिवाइन एबिलिटी ग्वीगुजी तक पहुंचा दी। टेक्निक को समझते ही ग्वीगुजी का चेहरा श्रद्धा और सम्मान से भर गया। मैं तुरंत निकलता हूँ।
बिना एक पल रुके गुइगुजी ने स्पेस को चीर दिया और ड्राउट हिट इलाकों की तरफ गायब हो गया। ग्रैंड प्रिसेप्टर की शक्ति सच में ट्रू इमॉर्टल लेवल की है। उसकी तेज रफ्तार को देखकर दरबार के कई अधिकारी हैरानी और जलन से भर गए। जाओ फिंग की आवाज़ फिर गूंज उठी। मेरे पास एक इंपीरियल डिक्री है जो मैं पूरी दुनिया के सामने घोषित करता हूँ। आज से ग्रेट किन एम्पायर में हर नया पैदा होने वाला बच्चा जब हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर होगा, उसके परिवार को 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। हर बच्चे पर रिवॉर्ड मिलेगा, कोई लिमिट नहीं। ये सुनकर सारे अधिकारी एक साथ बोले, हम आदेश का पालन करेंगे। जब सब लोग चले गए और ग्रैंड हॉल में सिर्फ बाप और बेटा रह गए, दोनों इंपीरियल थ्रोन के नीचे सीढ़ियों पर साथ बैठ गए। फिंगर, ये हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड क्या ये पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए है? जाओ फिंगर सिर हिलाया। ग्रेट किन की आबादी अभी भी 90 मिलियन से कम है। हमारे जैसे एम्पायर के लिए ये बहुत कम है। हमें और लोग चाहिए। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा कल्टिवेशन टैलेंट, और जितने ज़्यादा कल्टिवेटर्स उतनी ही स्ट्रांग होगी हमारी नेशनल फॉर्चून। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रेट किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यिंग झेंग ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी चिंता भी थी। इमॉर्टल्स और गॉड्स इस बार तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाए, पर क्या वो कोई और तरीका नहीं आजमाएंगे? जाओ फेंग शांत रहा। 9 प्रोविंसेस बैरियर पहले ही एस्टैब्लिश हो चुकी है। नेशनल फॉर्चून की रक्षा के नीचे उनकी डिवाइन पावर अब ग्रेट किन की जमीन को छू भी नहीं सकती। फादर, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। फिर जाओ फेंग के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान उभरी। पर जब उन्होंने पहले ही हम पर हाथ उठाया है, तो मैं भी उन्हें एक ग्रैंड तोहफा देना चाहता हूँ। यिंग झेंग हैरान रह गया। डिवाइन कॉन्टिनेंट तो लोअर रेल्म है और वो अपर रेल्म में रहते हैं, तुम उनसे बदला कैसे लोगे? जाओ फेंग ने गहरी आवाज में कहा, फादर, मुझे एक ऐसा सुप्रीम तोहफा मिला है जो दोनों रेल्म्स के बीच रास्ता खोल सकता है। मैंने पहले ही कुछ डेथ स्वान वॉरियर्स इमॉर्टल रेल्म भेज दिए हैं। अभी वो वहाँ अपनी जड़ जमा रहे हैं। वक्त आने पर वो हमें वहाँ की खबर भेज पाएंगे। यिंग झेंग का चेहरा बदल गया। इमॉर्टल रेल्म अपर रेल्म है, चाहे तुम्हारे वॉरियर्स सब ग्रैंड मास्टर्स ही क्यों ना हो, इमॉर्टल्स की नज़र में वो सिर्फ चींटियां ही रहेंगे। क्या वो सच में जिंदा रह पाएंगे? जाओ फेंग शांत रहा। फादर, इमॉर्टल रेल्म सिर्फ इमॉर्टल्स ही नहीं होता, वहाँ भी बहुत सारे मॉर्टल्स रहते हैं। मेरे वॉरियर्स ने उन्हीं मॉर्टल बस्तियों के बीच अपनी जगह बना ली है। मैंने उन्हें लाइफ फोर्स सप्रेस करने का तरीका भी सिखा दिया है। अब उनकी प्रेजेंस आम लोगों से भी कम महसूस होती है। उनका मिशन सिर्फ एक है, इमॉर्टल रिल्म की जानकारी इकट्ठा करना। जाओ फिंग ने आगे कहा, ग्रेट किन मॉर्टल वर्ल्ड में चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अभी हम ट्रू इमॉर्टल रिल्म की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। पर जिस दिन हम उनके बराबर पहुंच गए, उस दिन शिकार बनना बंद नहीं करेंगे और शिकारी बन जाएंगे। यिंग झेंग की आंखों में गहरा गुस्सा चमक उठा। इमॉर्टल्स के एक्शंस ने उसे सच में नाराज कर दिया था। अगर ग्रेट किन के पास ताकत होती तो वो बिना रुके इमॉर्टल रेल्म पर चढ़ाई कर देता, न कि चुपचाप उनकी साजिशों को सहता। जाओ फिंग ने धीरे से कहा, चिंता मत करो फादर, वो दिन बहुत दूर नहीं है। इमॉर्टल रेल्म में एक दिन का वक्त मॉर्टल वर्ल्ड के 1 साल के बराबर होता है। हमारे पास अभी काफी समय है। मॉर्टल वर्ल्ड के पास कल्टीवेशन रिसोर्सेज का समुंदर है, इतना कि ग्रेट किन को एक दिन कल्टीवेशन का महान पावर हाउस बना सकता है। अगर 10 साल काफी नहीं हुए तो 50 साल, अगर 50 भी कम पड़े तो 100 साल। ग्रेट किन के पास अभी भी वक्त है। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पॉपुलेशन बढ़ाना और ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेटर्स तैयार करना। बेशक हमें मॉर्टल वर्ल्ड का कॉन्क्वेस्ट भी तेज करना होगा। अगर हम पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को एक झंडे के नीचे ला सकें तो ग्रेट किन सच में इंपीरियल डायनेस्टी के लेवल तक पहुंच सकती है। जाओ फेंग का चेहरा पूरी तरह से दृढ़ था। बिल्कुल, यिंग झेंग ने सिर हिलाया। कॉन्क्वेस्ट कभी रुकेगा नहीं। अब जब नॉर्दर्न फ्रंटियर शांत हो चुका है तो ग्रेट किन की सेना अब वेस्ट की तरफ बढ़ सकती है। अगर हम पूरा मॉर्टल वर्ल्ड जीत लेते हैं तो हमारी पॉपुलेशन अपनी सीमा पर पहुंच जाएगी। कल्टीवेशन के मामले में भी मैंने पहले ही एक इंपीरियल डिक्री जारी कर दिया है। कॉमन लोगों में से टैलेंटेड लोगों का सिलेक्शन और तेज किया जा रहा है। जो सिलेक्ट होंगे उन्हें एकेडमी में ट्रेन किया जाएगा। वैसे भी कल्टीवेशन नॉलेज को फैलने हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। हमें अभी भी थोड़ा और वक्त चाहिए। यिंग झेंग ने गहरी सांस ली। हाँ, जाओ फेंग ने भी धीरे से कहा, चाहे हमने कल्टीवेशन का ज्ञान फैला दिया हो, लेकिन असली नतीजे के लिए समय लगता ही है। आज ग्रेट किन ने लोगों के बीच कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने रिसोर्सेज पूरी तरह खोल दिए थे। जैसे ही किसी नागरिक में कल्टीवेशन का टैलेंट दिखता, उसे तुरंत एकेडमी भेज दिया जाता। वहाँ उसे मिलता हाई लेवल मार्शल टेक्निक्स, स्पिरिट स्टोन्स और मेडिसिनल पिल्स का पूरा सपोर्ट।
अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं जब से कल्टीवेशन मेथड्स पब्लिक हुई हैं। ये वक्त अभी भी अक्यूमुलेशन का फेज था, पर ग्रेट किन के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी और सरकार का फुल सपोर्ट था। 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में कल्टीवेशन एक्सपर्ट्स का एक्सप्लोजन होने वाला था। वैसे यिंगज़ेंग अचानक बोला, उस गंजे भिक्षुक के बारे में तुम क्या सोचते हो? तब जाकर उसे याद आया वो मॉन्क जो पकड़कर घसीट लिया गया था और अब एक बेजान पागल बन चुका था। ज़ाओ फेंग ने थोड़ा सोचा। वेस्टर्न रीजन के 36 राज्य बुद्धिस्ट सेक्ट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये मिलिट्री कैंपेन बिल्कुल सही मौका है मॉर्टल वर्ल्ड से बुद्धिज्म को साफ करने का। हम ग्रैंड प्रिपेस्टर को उनके डिसाइपल्स के साथ इस एक्सपीडिशन में भेज सकते हैं। यिंगज़ेंग ने कहा, मैंने पहले ही ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म को वेस्टर्न रीजन की जांच का आदेश दे दिया है। 36 राज्यों की टोटल पॉपुलेशन 20 मिलियन से भी कम है। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ श्योंग नून से भी कमजोर है। एक ही आर्मी कैंप उन्हें स्वीप करने के लिए काफी है, लेकिन सेफ्टी के लिए हम 2 भेजेंगे। ज़ाओ फेंग हंस पड़ा, ये काम तो मेरे ससुर जी ही संभाल लेंगे। फिर यिंगज़ेंग ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, वैसे जूली ट्राइब की होली मेडन से शादी का फैसला हो गया? ज़ाओ फेंग भी मुस्कुरा दिया, मैं शादी कर लूंगा, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। जूली ट्राइब ने खुद ये प्रपोजल रखा है, इसका मतलब है वो सच में ग्रेट किन के सामने पूरी तरह झुकना चाहते हैं। जब ऐसा है तो मैं भी उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ ताकि उनके दिल से सारा डर निकल जाए। यिंगज़ेंग ने सोचते हुए कहा, जूली ट्राइब अब लगभग 2 साल से हमारे अधीन है। वहाँ पिन स्क्रिप्ट पहुँच चुकी है और हमारी कल्चर धीरे धीरे उनके समाज में घुल रही है। उनके पुराने ट्राइबल गांव अब शहरों में बदल चुके हैं। जूली लोगों ने कोई विरोध नहीं दिखाया। मार्शल कल्टीवेशन भी उनके बीच फैलना शुरू हो चुका है। ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जैसे ही मैं जूली होली मेडन से शादी कर लेता हूँ, हम ऑफिशियली उनके लोगों के बीच मार्शल कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे। जब जूली ट्राइब मार्शल पाथ को समझ लेंगे तो वो ग्रेट किन के लिए एक नया सरप्राइज बन सकते हैं। उनका एंशिएंट वू क्लैन ब्लड लाइन, उनके जन्मजात शेमनिक बॉडीज, फ्यूचर में ग्रेट किन की मिलिट्री पावर बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाएगी। ये कहते हुए ज़ाओ फेंग का मन अपनी पिछली जिंदगी की यादों में चला गया। उसे याद आया कैसे कहानियों में वू क्लैन के जाइंट वॉरियर्स पहाड़ों जितने बड़े होते थे। उनका हर पंच, हर किक पहाड़ और नदियां तोड़ देता था। अब जब जूली ट्राइब ग्रेट किन का हिस्सा बन चुकी है, जब एक दिन इमॉर्टल रेल्म पर काउंटर अटैक का वक्त आएगा, तब शायद वो सो कॉल्ड सेलेस्टियल गॉड्स असली वू क्लैन की वापसी देखेंगे। बस इस बार वू क्लैन पूरी तरह से पिन के अधीन होगी। और भी एक बात है, अर्थली इमॉर्टल रेल्म के 4 बड़े कॉन्टिनेंट्स में असली वू क्लैन का पूरी तरह खत्म होना नामुमकिन नहीं है। कुछ तो अभी भी जिंदा होंगे। कहते हैं कि एंसेस्ट्रल शेमन हॉतू ने खुद को ही रीइंकार्नेशन के चक्र में बदल दिया। अगर जूली ट्राइब एक ब्रिज बन सके तो शायद हम इस लेजेंडरी एंसेस्टर से भी संपर्क बना सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी तरफ एक और महान शक्ति आ जाएगी। ज़ाओ फेंग भविष्य की तस्वीर अपने मन में बना चुका था। वू फिजिक का जिक्र सुनते ही यिंगज़ेंग भी मुस्कुरा उठा। वैसे तुम उन सो कॉल्ड सेलेस्टियल गॉड्स को कौन सा ग्रैंड गिफ्ट भेजने वाले हो? टॉपिक बदलते हुए यिंगज़ेंग ने जिज्ञासा से पूछा। वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानता था। दोस्तों के लिए ज़ाओ फेंग दिल का बड़ा था, पर दुश्मनों के लिए उसके तरीके बेहद खतरनाक। अगर ज़ाओ फेंग ने बदले की बात की है तो कोई बड़ी चाल तैयार है। ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। फादर, जरा ये देखिए। उसने हाथ हिलाया तो उसकी हथेली पर एक काली बेशक्ल एनर्जी उभरी। ये क्या है? यिंगज़ेंग ने हैरानी से पूछा। इमॉर्टल मॉर्टल मियाज़म, एक कंजेनिटल ग्रेड जहर जिससे इमॉर्टल्स और गॉड्स भी नहीं बच सकते। ये सेलेस्टियल गॉड्स इंसानों पर पलते हैं, उनकी स्पिरिचुअल एसेंस छीनते हैं, है ना? तो फिर मैं उनका खाना ही बंद कर देता हूँ। ज़ाओ फेंग की आंखों में ठंडी चमक थी। यिंगज़ेंग चौंक गया। ये इमॉर्टल मॉर्टल मियाज़म, क्या ये उन सेलेस्टियल बींग्स को मार सकता है? ज़ाओ फेंग ने धीरे से समझाया। नाम से ही पता चलता है, ये मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच एक सीमा बनाता है। अगर कोई मॉर्टल इस जहर से इन्फेक्टेड हो तो उसे खुद को कोई नुकसान नहीं होता, पर जैसे ही कोई इमॉर्टल ऐसे मॉर्टल को मारता है, जहर उसके बॉडी में घुसना शुरू हो जाता है, और अगर वो उसका खून पिए, उसकी स्पिरिचुअल एसेंस छीने, तो मियाज़म और तेज से उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। जितने ज्यादा मॉर्टल्स वो मारेगा, उतना ही गहरा जहर उसमें उतरेगा। ऐसे इन्फेक्टेड इमॉर्टल्स या तो अपनी कल्टीवेशन खो बैठेंगे या फिर सीधा मर भी सकते हैं। ज़ाओ फेंग हल्की सी मुस्कान से बोला, ये सच में बहुत ही भयानक जहर है। ये सोच के ही डर लगता है कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। अब यिंगज़ेंग भी ज़ाओ फेंग की हथेली में चमकती उस काली एनर्जी को बिल्कुल नए नजरिए से देख रहा था। फिंगर,
क्या तुम इस चीज को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो? अगर कल को हमारी पिन आर्मी इमॉर्टल रेल्म में जाए और हमारे सोल्जर्स गलती से इन्फेक्टेड मॉर्टल्स को मार दें, तो क्या वो भी इस मियाज़म का शिकार नहीं हो जाएंगे? यिंगज़ेंग ने तुरंत फ्यूचर के खतरे को सोचा। ज़ाओ फेंग ने शांत आवाज में कहा, फादर, मैंने इस जहर को पूरी तरह रिफाइन कर लिया है। जो भी मियाज़म में रिलीज करता हूँ वो मेरी एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। किसी बेकसूर को कोई नुकसान होने का सवाल नहीं है। बेशक ग्रेट चिन कोई अंधाधुंध बुराई की ताकत नहीं है। अगर एक दिन हम इमॉर्टल रेल्म तक भी पहुंच जाएं, तो हम बेगुनाह मॉर्टल्स का कत्लेआम नहीं करेंगे। ये इमॉर्टल मॉर्टल मियाज़मा सिर्फ उन सेलेस्टियल गॉड्स के लिए बनाया गया है। ज़ाओ फेंग की ठंडी हंसी गूंज उठी। जैसे ही ये जहर फैला, उन पर जबरदस्त तबाही टूट पड़ेगी। यिंगज़ेंग भी जोर से हंस पड़ा, आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। अब तो मुझे देखने का और भी मन हो रहा है कि ये इमॉर्टल मॉर्टल मियाज़मा इमॉर्टल रेल्म में कैसा हंगामा मचाएगा। हेवनली कोर्ट। योर मैजेस्टी, चारों डिपार्टमेंट से अभी रिपोर्ट आई है। जो डिवाइन पावर हमने मॉर्टल वर्ल्ड में भेजी थी वो फेल हो चुकी है। अब हम वहां अपनी शक्ति नहीं पहुंचा पा रहे। ताई बाई जिनसिंग घबराए हुए चेहरे के साथ हाउटेन के पास आया। हाउटेन ने भौएं से कोड़ ली। डिवाइन पावर अब मॉर्टल वर्ल्ड तक नहीं पहुंच रही? क्या वजह पता चली? ताई बाई जिनसिंग तुरंत बोला, लगता है कोई ताकत डिवाइन पावर का रास्ता रोक रही है। ये सुनकर हाउटेन का चेहरा और गंभीर हो गया। और भी? बुद्धिस्ट सेक्ट ने डिवाइन कॉन्टिनेंट पर अपनी चाल चल दी है, ताई बाई जिनसिंग ने आगे बताया। क्या? हाउटेन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तथागत की इतनी हिम्मत! हमारे जासूस जो बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर घुसे हुए हैं, उनके मुताबिक तथागत ने हुक्म दिया है कि मॉर्टल बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स डिवाइन कॉन्टिनेंट में अपनी शिक्षा फैलाएं, ताकि धीरे धीरे वहां की किस्मत अपने कब्जे में ले सकें। ताई बाई जिनसिंग ने जल्दी से रिपोर्ट दी। तथागत कितना बेहद हो गया है। डिवाइन पावर का रुक जाना जरूर उसी से जुड़ा होगा। हाउटेन का चेहरा अंधेरा पड़ गया। तो योर मैजेस्टी, हेवनली कोर्ट को अब क्या करना चाहिए? ताई बाई जिनसिंग ने संभलते हुए पूछा। लगता है मुझे खुद ग्रैंड सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड से मिलना पड़ेगा। हाउटेन गहरी सोच में डूब गया। अगले ही पल वो लिंगशाओ पैलेस से गायब हो गया। जब दोबारा दिखा तो वो एक ऐसे महल के सामने खड़ा था जहां गहरी डाओ की लहरों का एहसास हो रहा था। 33rd हेवन, तुसिता पैलेस। हमेशा के जैसे हेवनली एम्परर खुद आए हैं। बताइए, आज किस कारण आना हुआ? हाउटेन अंदर जाता उससे पहले ही एक बूढ़ी सी आवाज महल के अंदर से गूंज उठी। आवाज बुढ़ी थी लेकिन कमजोर नहीं। डिवाइन कॉन्टिनेंट के मामले में बात करनी है। मैं एल्डरली लॉर्ड से सलाह लेने आया हूँ। इस महल के सामने हाउटेन जैसा हेवनली एम्परर भी अपनी शानो शौकत दिखाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानता था सेंट्स के गायब होने के बाद पुराने ज़माने का सबसे ज़्यादा ज्ञान इसी एल्डरली लॉर्ड के पास था, और शायद आसमान और धरती में सबसे ताकतवर भी वही थे। अंदर आओ, एल्डरली लॉर्ड की आवाज़ गूंज उठी। हाउटेन बिना रुके तुसिता पैलेस के अंदर चला गया। अंदर एल्डरली लॉर्ड ध्यान की गद्दी पर बैठे थे। हाथ में हॉर्स टेल विस्क लिए हुए थे। सामने एक फर्नेस जल रहा था और पूरा महल डाओ की सुगंध से भरा हुआ था। प्रणाम एल्डरली लॉर्ड। हाउटेन ने हल्का सा सिर झुकाया। डिवाइन कॉन्टिनेंट के कौन से मामले ने हेवनली एम्परर को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया? एल्डरली लॉर्ड ने शांत स्वर में पूछा। डिवाइन कॉन्टिनेंट अब हमारे कब्जे से फिसल गया है। वहाँ कल्टिवेटर्स पैदा हो गए हैं और जो बंधन हमने पहले लगाए थे वो टूट चुके हैं। और बुद्धिस्ट सेक्ट ने डिवाइन कॉन्टिनेंट पर अपनी शिक्षा फैलानी शुरू कर दी है, ताकि वहाँ की किस्मत अपने कब्जे में ले सकें। हाउटेन ने गंभीर स्वर में कहा। डिवाइन कॉन्टिनेंट की फॉर्च्यून अभी भी मजबूत है। बुद्धिस्ट सेक्ट का उस पर नज़र डालना लाजमी था। पहले जब मैं और तथागत बैठकर बात की थी तो यही तय हुआ था कि दोनों अपनी अपनी हद में रहेंगे। मैंने वहाँ आपत्तियाँ भेजने का हुक्म दिया था ताकि वहाँ हमेशा अफरा तफरी बनी रहे, लेकिन बुद्धिस्ट सेक्ट ने बीच में टांग अड़ा दी। एल्डरली लॉर्ड, अगर बुद्धिस्ट सेक्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट की फॉर्च्यून ले जाती है तो डाओइस्ट सेक्ट को भी भारी नुकसान होगा, हाउटेन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। एल्डरली लॉर्ड शांत रहे। तो हेवनली एम्परर क्या करना चाहते हैं? मेरी गुजारिश है कि आप और मैं मिलकर डिवाइन कॉन्टिनेंट को वापस अर्थली इमॉर्टल रेल्म में खींच लें। सिर्फ तभी हेवनली कोर्ट को हक मिलेगा उसकी फॉर्च्यून पर। मैं वादा करता हूँ, अगर हम डिवाइन कॉन्टिनेंट की फॉर्च्यून हासिल कर लें तो मैं उसका हिस्सा आपको भी दूंगा। एल्डरली लॉर्ड। हाउटेन की आंखों में तेज चमक आ गई।
असल में उसका प्लान था कि डिवाइन कॉन्टिनेंट की फॉर्च्यून खुद ब खुद बिखर जाए और वहां पूरा हंगामा मच जाए, तब उसे कम रुकावट होती। लेकिन अब उसे मजबूरन अपना प्लान जल्दी लागू करना पड़ रहा था। डिवाइन कॉन्टिनेंट की फॉर्च्यून अभी भी मजबूत है, तुम उसे वापस कैसे खींचोगे? एल्डरली लॉर्ड ने शांत स्वर में कहा। इंसानों के पुराने एम्परर का काम तुम भूल गए क्या? एल्डरली लॉर्ड हाउटियन की आंखों में जुनून झलक उठा। अगर आप और मैं हाथ मिला लें तो हम जरूर कामयाब होंगे। एल्डरली लॉर्ड चुप रहे, गहरी सोच में डूब गए। चैप्टर 346 ट्रेजर चेस्ट्स का राज। इमॉर्टल मॉर्टल मेयाज़म पहुंचा इमॉर्टल रेल्म। बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स। योर मैजेस्टी, शेंजू की किस्मत अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप उसे इमॉर्टल रेल्म में खींचना चाहते हो तो इसकी कीमत काफ़ी भारी होगी। मेरी तरफ से मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप सच में शेंजू की फॉर्च्यून हासिल करना चाहते हो तो एक मशवरा दे सकता हूँ। वेस्टर्न कुंडलून जाइए और क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट से मुलाकात कीजिए। उनके पास एक ऐसा सुप्रीम ट्रेजर है जो अलग अलग दुनियाओं के बीच रास्ता बना सकता है। शायद वही आपकी मदद कर सके। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर लॉर्ड ताइशांग लाओजुन ने धीरे और गंभीर स्वर में कहा। इस फेट की लड़ाई में पड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। जैसे ही क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट का नाम सुना, हाउटियन की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर लॉर्ड, मैं अब विदा लेता हूँ। ये कहकर हाउटियन तुसिता पैलेस से निकल गया। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए ताइशांग लाओजुन गहरी सोच में डूब गए। शेंजू की किस्मत, इंसानियत की किस्मत, इस दुनिया में बची हुई आखिरी जीवन की चिंगारी। सेंट बनने का रास्ता बस एक मजाक है। तुम सब एक दूसरे से लड़ते और साजिशें रचते हो, लेकिन क्या शेंजू की किस्मत वाकई तुम में से किसी को चुनेगी? एल्डर लॉर्ड ने खुद से ही कहा। लगता था उन्हें इस दुनिया के सच का अंदाज़ा बाकी सबसे ज्यादा था। 9 ली ट्राइब, होली मेडन, कोई नई खबर? 9 ली के मुखियाओं ने उत्सुकता से चीकवान को देखा। इंपीरियल कोर्ट से फरमान आ गया है, क्राउन प्रिंस ने मुझसे शादी करने की हाँ कर दी है। चीकवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सुनते ही सारे ट्राइबल लीडर्स खुशी से उछल पड़े। ये तो बहुत बड़ी खबर है। क्राउन प्रिंस अगर हमारी होली मेडन से विवाह करेगा तो 9 ली ट्राइब सच में ग्रेट किंग का हिस्सा बन जाएगी। बिल्कुल, हमारी होली मेडन हमारी नेता हैं और ये रिश्ता हमें पूरी तरह ग्रेट किंग से जोड़ देगा। हाँ, अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। सब खुशी से भर गए, लेकिन चीकवान का चेहरा उन सब से अलग था, अभी भी गंभीर। बस, उसने सब पर नज़र डाली और सख्त आवाज़ में बोली। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिछले 2 साल से तुम सब ने देखा है कि ग्रेट किंग ने हमारे 9 ली लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है। होली मेडन, ग्रेट किंग ने हम पर बहुत उपकार किया है। पहले हमारे बाईयुए इलाके बस जहरीली धरती और बेकार पहाड़ों से भरे थे। हर साल कई लोग बीमारी और जहर से मर जाते थे, लेकिन अब ग्रेट किंग ने सड़कें, नदियाँ और शहर तक बना दिए। हाँ बिल्कुल, पहले मुझे लगा किंग हमें गुलाम बनाने आए हैं, पर अब समझ आता है वो हमें अपना ही समझते हैं। ग्रेट किंग ने हमें शहर, रास्ते और रोटी दी। ऐसी जिंदगी का हमने सपना भी नहीं देखा था। एक के बाद एक लीडर बोलते गए। उनके लिए ग्रेट किंग का एहसान उनकी जिंदगी बदलने जैसा था। चीकवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब ग्रेट किंग ने हमें इतनी बड़ी मदद की है तो बताओ 9 ली ट्राइब को बदले में क्या करना चाहिए? हमें ग्रेट किंग के लिए जान तक कुर्बान कर देनी चाहिए। एम्परर और क्राउन प्रिंस ने हम पर बहुत दया की है। अब हम किंग के लोग हैं, आखिरी सांस तक ग्रेट किंग की सेवा करेंगे। चीकवान का चेहरा सख्त हो गया। अपनी बातों को याद रखना और अपने हर एक ट्राइब के इंसान को भी याद दिलाना। अगर किसी ने भी ग्रेट किंग से गद्दारी की तो 9 ली ट्राइब का भविष्य अंधेरा हो जाएगा। जब मैं क्राउन प्रिंस से शादी करके राजधानी जाऊंगी, तुम सब इंपीरियल अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना। अगर किसी ने भी हुक्म तोड़ने की हिम्मत की तो सजा मैं खुद दूंगी। लीडर्स तुरंत झुक गए। होली मेडन, निश्चिंत रहिए। ग्रेट किंग से गद्दारी करने वाला 9 ली का बेटा नहीं हो सकता। ग्रेट किंग की राजधानी सेंजियांग, क्राउन प्रिंस का महल, एक 6th टियर ट्रेजर चेस्ट, 9 5th टियर ट्रेजर चेस्ट्स, एक 4th टियर ट्रेजर चेस्ट। इस बार भी मस्त कमाई हुई है, जाओ फेंग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। 6th टियर चेस्ट उसे अपनी पूरी एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिला था। 9 5th टियर चेस्ट्स उसे 2000 से 3 लाख एट्रीब्यूट्स तोड़ने और एम्पायर की शान बढ़ाने पर मिले थे।
और 4th टियर चेस्ट उसे ईस्टर्न हू किंग तोब्बा हू को मारने पर मिला था। सच तो ये था, तोब्बा बाप बेटे ने जाओ फेंग की ग्रोथ में काफी योगदान दिया था। सारे ट्रेजर चेस्ट्स खोलो, जाओ फेंग ने हुक्म दिया। हिस्टेनिक नोटिफिकेशन, सारे ट्रेजर चेस्ट्स खोले जा रहे हैं। हिस्टेनिक नोटिफिकेशन, 4th टियर ट्रेजर चेस्ट ओपनड, रिवॉर्ड एक इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल वीन। हिस्टेनिक नोटिफिकेशन, 5th टियर ट्रेजर चेस्ट्स ओपनड, रिवॉर्ड्स लॉ सीड, थंडर सीड, सुप्रीम पोस्ट हेवन स्पिरिचुअल ट्रेजर, 9 रैंक ग्रीन लोटस, पोस्ट हेवन सुपीरियर स्पिरिट रूट, 20 पोस्ट हेवन पीच ट्रीज, लॉ सीड, टाइम सीड, 6th टियर alchemist inheritance, post heaven martial art, fist of 8 desolations, innate grade spirit flame, samadhi 3 fire, advanced spiritual vein, 6th tier artifact refiner inheritance. Histenic notification, 6th tier treasure chest opened, reward innate mid grade spiritual treasure, vajra bracelet. जाओ फेंग की आंखों में तेज चमक आ गई। ये सिर्फ ट्रेजर नहीं थे, ये ग्रेट किंग के भविष्य की बुनियाद थी। और कहीं दूर इमॉर्टल रेल्म में इमॉर्टल मॉर्टल मेयाज़म अपना काम शुरू कर चुका था। जाओ फेंग ने रिवॉर्ड्स को ध्यान से देखा और उसकी नज़र सीधे 2 लॉ सीड्स पर जा टिकी। लॉ सीड्स जिनमें कानून की ताकत होती है। थंडर और टाइम लॉज दोनों ही बेइंतहा पावरफुल फोर्सेस हैं। अगर मैं इन्हें रिफाइन कर लूं तो सीधा इन लॉज को कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूं। लेकिन मुझे खुद रिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं, बस इन्हें अपनी स्मॉल वर्ल्ड में डाल दूंगा और वहाँ का हेवनली डाओ खुद ही इन्हें अब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हेवनली डाओ के अथॉरिटी के थ्रू मैं इन लॉज को आसानी से कंट्रोल कर पाऊंगा। जाओ फेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक आम कल्टिवेटर के लिए लॉ सीड मिलना मतलब एक ऐसा खजाना जो इन्नेट स्पिरिचुअल ट्रेजर से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि इससे सीधा मूल कानून समझा जा सकता था। पर जाओ फेंग के लिए फ़ायदा और भी बड़ा था। उसकी स्मॉल वर्ल्ड के हेवनली डाओ अथॉरिटी के साथ वो इन लॉ सीड्स को सीधा रिफाइन कर सकता था। जैसे ही रिफाइन होते वो अपनी केओस लॉ अथॉरिटी से इन पर पूरा कब्जा कर लेता। 9 रैंक ग्रीन लोटस, एक ज़बरदस्त डिफेंसिव ट्रेजर। इसकी रक्षा शक्ति तो इन्नेट ग्रेट ट्रेजर्स के बराबर है, बुरा नहीं। पोस्ट हेवन पीच ट्रीज, पहले से भी ज़्यादा पावरफुल और इनके बीज को आगे कल्टिवेट भी किया जा सकता है। पोस्ट हेवन मार्शल स्किल, काम की चीज़ है। समाधि ट्रू फायर, इन्नेट ग्रेट स्पिरिट फ्लेम, यहाँ तक कि मंकी किंग भी इससे डरता है। एल्कमी और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की 2 मास्टर टियर इनहेरिटेंसेस, परफेक्ट। इन्हें अब्जॉर्ब करके मैं एम्पायर के एल्कमी हॉल और आर्टिफैक्ट हॉल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता हूँ। इंटरमीडिएट और एडवांस्ड स्पिरिचुअल वेन्स, इन्हें भी स्मॉल वर्ल्ड में डाल देता हूँ। और फिर जाओ फेंग की नज़र 6th टियर चेस्ट से मिले वज्रा ब्रेसलेट पर पड़ी। वज्रा ब्रेसलेट, क्या ये वही है जो ग्रैंड सुप्रीम एल्डर लॉर्ड का माना जाता है? अगर ऐसा है तो कमाल हो गया। जाओ फेंग हंसा। ये ब्रेसलेट एक इन्नेट स्पिरिचुअल ट्रेजर था जिसमें कमाल की शक्ति थी। ये दूसरों के वेपन्स और ट्रेजर्स को पकड़ सकता था और दुश्मन को ज़बरदस्ती झुकने पर मजबूर कर देता था। ओवरऑल इस बार का हॉल ज़बरदस्त है, जाओ फेंग ने सोचा। स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एक ख्याल के साथ ही जाओ फेंग अपनी स्मॉल वर्ल्ड में आ गया। उसने 2 स्पिरिचुअल वेन्स को वहां भेज दिया। वो वेन्स तुरंत ही 2 ड्रैगन की तरह बदले और पूरी दुनिया में घुल मिल गए। पल भर में स्मॉल वर्ल्ड की हेवन अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से कई गुना बढ़ गई। लेकिन वहां रहने वाले लोग हैरान नहीं हुए। पिताजी, मुझे लगता है हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी और भी गहरी हो गई है, क्योंकि वर्ल्ड के लॉर्ड ने हम पर अपनी कृपा बरसाई है। वो जो लेजेंड में आते हैं वर्ल्ड के लॉर्ड, वो कैसे दिखते होंगे? लड़का जिज्ञासा से पूछने लगा। हमारे दिल में वर्ल्ड के लॉर्ड सबसे महान है। अगर उन्होंने हमें इस दुनिया में ना बसाया होता तो शायद हम भूख या जंग में कब के मर चुके होते। हमेशा उनकी कृपा याद रखना और एक दिन उसका बदला चुकाना। जी पिताजी, लड़के ने मजबूत आवाज में कहा। स्पिरिचुअल एनर्जी के बढ़ने के साथ स्मॉल वर्ल्ड के लोग फिर से लॉर्ड की महानता को महसूस कर रहे थे। सालों में ये दुनिया काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। जाओ फेंग ने पहले जो यन कोट को यहाँ बसाया था वही अब यहाँ की सरकार बन चुका था। हर चीज़ स्टेबल थी, हर कोई अपना काम कर रहा था। जाओ फेंग को खुद सामने आने की ज़रूरत नहीं थी, पर वर्ल्ड के लॉर्ड का नाम अब कहानियों में बदलने लगा था, जैसे कोई देवता हो जिसे लोग पूजा की नज़र से देखते थे।
ग्रेट किंग के मुकाबले स्मॉल वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स का विकास काफ़ी तेज़ है। यन कोर्ट के काफ़ी लोग डिविनिटी रेल्म तक पहुंच गए हैं और कई ग्रैंड मास्टर्स भी हो गए हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी के बढ़ने का उन्हें भी पूरा फायदा मिल रहा है। अब इन्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने दो। स्मॉल वर्ल्ड में हर बच्चा 5 साल का होता है, टैलेंट टेस्ट देता है और कल्टीवेशन शुरू करता है। यहाँ मार्शल आर्ट्स सबसे बड़ा पथ है। उसके बाद एल्केमी, वेपन रिफाइनिंग और फॉर्मेशंस। ना कोई इमॉर्टल कल्टिवेटर है, ना बुद्धिस्ट सेक्ट का असर। अगर कभी इस दुनिया को नाम दिया गया तो जाओ फेंग इसे मार्शल वर्ल्ड कहेगा। लॉ सीड्स का अगला कदम। अब असली काम, ये 2 लॉ सीड्स। इनके मिलने से स्मॉल वर्ल्ड फिर से बदल सकता है। जाओ फेंग ने दोनों लॉ सीड्स बुलाए। एक से बिजली जैसी गरज निकल रही थी, दूसरे से वक्त की गहरी लहर महसूस हो रही थी। डिवावर। जाओ फेंग ने वर्ल्ड ट्री को हुक्म दिया। वर्ल्ड ट्री की 2 शाखाएं आगे बढ़ीं और दोनों लॉ सीड्स को दुनिया के कोर में खींच लिया। अब जब स्मॉल वर्ल्ड के पास अपना हेवनली डाओ है तो इन्हें रिफाइन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा साल या 1 साल, जाओ फेंग ने सोचा। फिर उसकी डिवाइन सेंस वापस आ गई। इमॉर्टल रेल्म के लिए तोहफा। अब इमॉर्टल रेल्म को एक बड़ा गिफ्ट भेजने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। जाओ फेंग ठंडी हंसी हंसा। उसने हेवनली प्रोफाउंड मिरर बुलाया। हेवनली प्रोफाउंड मिरर, लोअर रैंक इन्नेट फॉर्च्यून ट्रेजर। सब मिरर्स बनाना, कल्टीवेशन स्पेसेस खोलना, आइटम्स ट्रांसफ़र करना, वर्ल्ड्स के बीच चीज़ें भेजना और डिविनेशन करना। ग्रेट किंग की नेशनल फेट के असर से ये अब एक ट्रू इन्नेट ट्रेजर बन चुका था और इसके साथ एक नई शक्ति भी मिली, क्रॉस वर्ल्ड आइटम ट्रांसमिशन। पहले मॉर्टल और इमॉर्टल रेल्म के बीच एक बड़ी दीवार थी। जब जाओ फेंग ने इंग बू और बाकियों को अर्थली इमॉर्टल रेल्म भेजा था तब सब मिरर्स का कनेक्शन टूट गया था। पर अब सब कुछ बदल चुका था। इमॉर्टल मॉर्टल प्लेग, ये है मेरा पहला तोहफा, ओ सो कॉल्ड इमॉर्टल्स और गॉड्स, जाओ फेंग ने ठंडी मुस्कान से कहा। हाथ हिलाते ही वो दिखाई ना देने वाली प्लेग 10,000 से ज़्यादा पोर्सिलिन बॉटल्स में सील हो गई। इंग बू, जाओ फेंग ने हेवनली प्रोफाउंड मिरर के थ्रू पुकारा। अर्थली इमॉर्टल रेल्म, सदर्न कॉन्टिनेंट, एक शहर के अंदर एक टैवर्न। वाइन इमॉर्टल टैवर्न की शराब, बेहतरीन वाइन, प्रीमियम स्पिरिट ब्रूज। बाहर कई लोग जमा थे। सबके कपड़े चिन और जू युग जैसे थे और सबके सब इंसान। वाइन इमॉर्टल टैवर्न, नाम सुनते ही समझ आता था कि ये ग्रेट किंग के यन कोर्ट का अड्डा है। आते ही इंग बू अपने साथ जाओ फेंग के दिए रिसोर्सेज लाया था। अच्छी शराब, स्पिरिट स्टोन्स, एलिक्सिर्स, सब कुछ, सिर्फ एक ही मकसद, अर्थली इमॉर्टल रेल्म में अपनी जड़ें जमाना। आखिरकार सेल शुरू हुई। शॉपकीपर, तुम्हारी वाइन हमेशा कब मिलेगी? एक कस्टमर ने नाराज होते हुए कहा। हाँ, मेहमान, अच्छी शराब बनने में वक्त लगता है। वाइन इमॉर्टल टैवर्न सिर्फ प्रीमियम चीज़ ही देता है। इंग बू हंसा। यहाँ आए उसे काफ़ी वक्त हो चुका था। इमॉर्टल रेल्म में 1 दिन गुजरता था और मॉर्टल वर्ल्ड में 1 साल बीत जाता था। आते ही इंग बू ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे बेस बनाई। पर बात करते करते अचानक उसके दिल में कुछ हलचल हुई। उसने तुरंत अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और खुद टैवर्न के अंदर चला गया, एक प्राइवेट रूम के अंदर। जारी रहेगा। यिंग बू ने तुरंत हेवनली प्रोफाउंड मिरर निकाला। मिरर की सरफेस पर जाओ फेंग की तस्वीर उभर आई। तुम्हारा सेवक प्रभु प्रणाम करता है। यिंग बू घुटनों के बल बैठ गया। सब ठीक चल रहा है? जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रभु को रिपोर्ट करता हूँ, सब कुछ ठीक है। पर प्रभु, हमारे कुछ भाई शहीद हो गए। यिंग बू की आवाज़ भारी हो गई। क्यों? जाओ फेंग की भौहें सिकुड़ गई। डीमंस। इस इमॉर्टल रेल्म में डीमंस बहुत ज़्यादा हैं। जब प्रभु ने हमें यहाँ भेजा था, हम सब एक जगह नहीं आए थे। कुछ भाई जंगल और पहाड़ों में बिखर गए और वहीं डीमंस के हाथों मारे गए। यिंग बू ने तुरंत समझाया। जाओ फेंग ने धीरे से सिर हिलाया। इमॉर्टल रेल्म अनेक जातियों का घर था और डीमंस यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम अभी किसी इंसानी शहर में हो? कौन सा राज्य है ये? जाओ फेंग ने पूछा। जी प्रभु, इस जगह का नाम हुआंग फेंग किंगडम है। यहाँ लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। इनकी रस्मों रिवाज हमारी ग्रेट किन जैसे ही हैं, लेकिन इनकी लिखावट पुराने शैंग और जू युग जैसी है, बहुत ही मुश्किल और पुरानी। यिंग बू ने रिपोर्ट दिया। हुआंग फेंग किंगडम? जाओ फेंग कुछ पल सोच में डूब गया। हुआंग फेंग किंगडम, हुआंग फेंग रिज। तो बात ये है, जाओ फेंग ने धीरे से कहा। अभी ये जमीन रेगिस्तान नहीं बनी थी।
यहाँ अभी भी इंसान रहते थे। यहाँ कल्टिवेटर्स हैं? जाओ फेंग ने पूछा। हाँ प्रभु, पर वो सामने नहीं आते, छुप कर रहते हैं। और लगता है कोई सेक्ट इस राज्य के पीछे है, जो हर साल स्पिरिचुअल रूट्स वाले लोगों को चुनता है और अपने पास ले जाता है। ऊपर से देखो तो हुआंगफेंग किंगडम शांत और स्टेबल लगता है, यिंगबू ने अदब से कहा। जाओ फेंग ने सिर हिलाया। सेक्ट के डिसाइपल चुनने का मतलब वो अच्छी तरह समझ गया था। लोगों को पालना, जैसे पशु, बाहर से शांति, अंदर से खून और स्पिरिचुअल एसेंस का शिकार। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारे हेवनली प्रोफाउंड मिरर में इमॉर्टल मॉर्टल प्लेग की 10,000 बोतलें भेजी हैं। किसी भी तरीके से इसे फैलाना, इस तरह फैलाना कि पूरे इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच जाए। इमॉर्टल्स, गॉड्स, डीमंस, उनकी दुनिया में दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसे ही उन्हें इस प्लेग का सोर्स मिलेगा, वो बिना सोचे समझे सब कुछ मिटा देंगे। जिंदगियों की कोई कीमत नहीं होती उनके लिए। समझ गया, यिंगबू ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब जब हेवनली प्रोफाउंड मिरर दोनों रेल्म्स के बीच बिना रुकावट चीज़ भेज सकता है, तुम वाइन बिजनेस के बहाने इमॉर्टल रेल्म से स्पिरिचुअल रूट्स और फ्रूट्स इकट्ठा कर सकते हो, स्पिरिट स्टोन्स देकर उन्हें खरीदना। इसके अलावा इमॉर्टल टेक्निक्स, डिवाइन एबिलिटीज़, मैजिकल ट्रेजर्स, वेपन्स, एल्केमी और रिफाइनिंग के मेथड्स और मटीरियल्स भी जमा करना। तुम्हें जितने स्पिरिट स्टोन्स चाहिए हों, मैं भेज दूंगा। लेकिन याद रखना, यहाँ का जो ऑर्डर दिखाई देता है वो सिर्फ दिखावा है। असली कानून सिर्फ एक है, ताकत। जाओ फेंग ने गहरी आवाज में कहा। समझ गया, यिंगबू ने जोर से कहा। कुछ भी गड़बड़ हो तुरंत मुझसे संपर्क करना, जाओ फेंग ने कहा। अगली ही पल हेवनली प्रोफाउंड मिरर से जाओ फेंग की तस्वीर गायब हो गई। प्रभु को विदा, यिंगबू ने झुक कर कहा और धीरे से मिरर रख दिया। फिर उसने अपना ध्यान मिरर के अंदर के स्पेस पर लगाया। वहीं 10,000 पोर्सलेन बोतलें दिखाई दी। यिंगबू ने एक बोतल उठाई और खोल दी। एक बिना रंग बिना रूप की आउरा उसके शरीर में समा गई। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इमॉर्टल मॉर्टल मियाज़म, इमॉर्टल्स, गॉड्स, डीमंस, अब तुम सबके लिए असली खेल शुरू होने वाला है, यिंगबू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ग्रेट किन, क्राउन प्रिंस का निवास। ग्रैंड गिफ्ट पहुंच गया है, अब बस इंतजार है। वक्त लगेगा पर नतीजा जरूर दिखेगा। मुझे उम्मीद है तुम सबको मेरा तोहफा पसंद आएगा। इंसान इसे पीने से नहीं मरते, स्पिरिचुअल एसेंस भी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। असल में मैंने तुम्हारा इमॉर्टैलिटी का रास्ता ही काट दिया है। अनजाने में मैंने अनेक बेकस लोगों की जान भी बचा ली। इमॉर्टल मॉर्टल मियाज़म के इमॉर्टल रेल्म पहुंचने के बाद जाओ फेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे इंतजार था देखने का कि ये जहर इमॉर्टल रेल्म को कैसे हिलाकर रख देगा। वैसे भी एम्पायर के प्रमोशन के साथ इंपीरियल पैनल भी इवॉल्व हो गया है। ज़्वांगबर्ड टोटम के एट्रीब्यूट्स में एक और सिलेक्शन होना चाहिए। तुरंत ही उसने ज़्वांगबर्ड टोटम के एट्रीब्यूट्स बुला लिए। सोल्जर्स, नेशन की मिलिट्री पावर को डेस्टिनी के साथ जोड़ता है। सुपीरियर रॉयल डायनेस्टी लेवल पर सेना की ताकत 40% बढ़ाता है। अबंडेंस, टेरिटरी के अंदर अच्छा मौसम बनाए रखता है। फसलों का उत्पादन 40% बढ़ाता है। कल्टिवेशन, सभी नागरिकों की कल्टिवेशन स्पीड को 40% बूस्ट देता है। स्पिरिट, नए पैदा होने वाले बच्चों में कल्टिवेशन टैलेंट होने की संभावना 40% बढ़ाता है। जब डायनेस्टी बनी थी मैंने कल्टिवेशन चुना था। अब जब पॉपुलेशन बढ़ाने का हुक्म दिया है, ग्रेट किन में अब बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे, तो अब मैं स्पिरिट चुनता हूँ। ग्रेट किन में अब और ज्यादा कल्टिवेशन जीनेसिस पैदा होंगे। जरा भी सोचे बिना जाओ फेंग ने स्पिरिट सिलेक्ट कर लिया। अब ग्रेट किन में और ज्यादा बच्चे जन्म से ही कल्टिवेशन पोटेंशियल के साथ पैदा होंगे। जैसे जैसे नेशनल डेस्टिनी बढ़ेगी ये असर और गहरा होता जाएगा। ज़्वांगबर्ड एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने के बाद अब वक्त आ गया है डिवाइन एबिलिटीज़ कल्टिवेट करने का, स्पिरिचुअल फ्लेम्स और ट्रेजर्स रिफाइन करने का, अपनी कल्टिवेशन को और ऊपर ले जाने का। जाओ फेंग ने सोचा और अपनी कल्टिवेशन के लिए बंद कमरे में चला गया। शेंजू के पश्चिम में वेस्टर्न टेरिटरीज, यहाँ 36 छोटे राज्य थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फिर भी कोई अद्भुत शक्ति उनके बीच संतुलन बनाए रखती थी। सालों से कोई भी राज्य पूरी तरह मिटा नहीं था। इन 36 राज्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे। उनका विश्वास था इस जन्म का दुख अगले जन्म की अमीरी बन जाता है। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था वुसुन, और वुसुन में सबसे भव्य इमारत राजमहल नहीं बल्कि एक विशाल बुद्धिस्ट मंदिर था। राजधानी की सड़कों पर हर जगह भिक्षु दिख जाते थे, पर ये तपस्वी साधक नहीं थे,
ये मोटे ताजे ताकतवर आदमी थे, आम लोगों से भी ज्यादा सेहतमंद। सड़क पर कोई आम नागरिक अगर इन्हें देख लेता तो तुरंत घुटनों के बल गिर जाता। डर और श्रद्धा दोनों एक साथ। साफ था, वूस उनमें असल ताकत बुद्धिस्ट शिष्यों के हाथ में थी। मंदिर के अंदर हर चीज शानो शौकत से भरी थी। सोने से बनी मूर्तियां जैसे कोई स्वर्गीय महल हो। सुनहले बुद्धा के नीचे कई भिक्षु पद्मासन में बैठे थे। हर एक के आसपास हल्की सी बुद्धिस्ट रोशनी थी, जैसे वो सचमुच पवित्र हों। फालिन को शेंजो जाए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? एक बुद्धिस्ट कल्टीवेटर ने चिंता भरी आवाज में कहा। फालिन के पास वॉइड यूनियन रेल्म की शक्ति है और उसने रेलिक भी कंडेंस की है। शेंजाऊ में ऐसा कौन है जो उसका कुछ बिगाड़ सके? मेन सीट पर बैठा एक आदमी धीरे से बोला। उसके शरीर से बुद्धिस्ट रोशनी फैल रही थी, पर उसकी ऑरा में एक अजीब सी डरावनी ठंडक थी। वही था फाजी, वेस्टर्न टेरिटरीज के बुद्धिस्ट कल्टीवेटर्स का नेता। बाहर से भिक्षु, अंदर से एक डिमोनिक कल्टीवेटर। फालिन ने कहा था कि वो 10 दिन में लौट आएगा, लेकिन अब तो काफी वक्त बीत चुका है। लगता है सच में कुछ हो गया है। किन की नेशनल डेस्टिनी तेज गति से बढ़ रही है और सुना है कि सेलेस्टियल कॉर्ट का एक एनवॉय भी पेंगलाई में बिना वजह मारा गया। ये सब शेंजाऊ की वजह से ही हुआ होगा। मेरे ख्याल से हमें पहले ही वार कर देना चाहिए। बुद्धा की महायोजना को हम और देर तक नहीं टाल सकते। एक और बुद्धिस्ट कल्टीवेटर ने गंभीरता से कहा। मैं सहमत हूँ। शेंजाऊ की डेस्टिनी इतनी मजबूत हो चुकी है और अगर फालिन अब तक नहीं लौटा तो इसका मतलब यही है कि किन ने कुछ किया है। इसका मतलब ये कि किन हमारे बुद्धिस्ट सेक्ट के खिलाफ खड़ा है। तो फिर हमें भी पहले ही हमला करना चाहिए। 36 राज्यों की शक्ति के साथ हम किन की डेस्टिनी तोड़ सकते हैं और अपने बुद्धिस्ट धर्म को शेंजाऊ तक फैला सकते हैं। उसकी किस्मत हम छीन लेंगे और बुद्धा प्रसन्न होंगे। हाँ, बिल्कुल। शेंजाऊ वेस्टर्न टेरिटरी से कई गुना बेहतर है। वहाँ ज़मीन स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है और वहाँ अनेक लोग होंगे जिनमें स्पिरिचुअल रूट्स और बुद्धि दोनों होगी। एक बार अगर शेंजाऊ हाथ आ गया तो सिर्फ उसकी डेस्टिनी ही नहीं बल्कि अनंत स्पिरिचुअल एसेंस भी हमारे हाथ में आ जाएगी। हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हम सीधा ऊपर के रेम्स तक पहुंच सकेंगे। सारे भिक्षु एक साथ सहमत हो गए। जैसे जैसे वो शेंजाऊ के खजानों और वहां के लोगों की बात कर रहे थे, उनकी आंखों में लालच और खून की प्यास चमक रही थी। जो मंदिर कभी पवित्र लगता था, अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो लाशों और रोती हुई आत्माओं का समुद्र हो। 36 राज्यों को ईडिक्ट भेजो, सारी सेना को मोबिलाइज करो, पूरब की तरफ मार्च करो, किन पर हमला होगा। उस पल फाजी ने अपना फैसला सुना दिया। असल में उसका प्लान था कि वो धीरे धीरे बुद्धिज्म को शेंजाऊ में फैलाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने वेस्टर्न टेरिटरीज में किया था। पर अब जब उसका एनवॉय गायब हो चुका था तो उसके पास सीधा युद्ध शुरू करने का परफेक्ट बहाना मिल गया था। आबॉट का आदेश सर आंखों पर। सब भिक्षु एक साथ बोले। उनकी आंखों में लालच बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। ग्रेट किन की राजधानी शिंगयांग, इंपीरियल कोर्ट हॉल। योर मैजेस्टी, पश्चिमी सीमा से तुरंत रिपोर्ट आई है। वेस्टर्न टेरिटरीज के 36 राज्य सेना इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है वो ग्रेट किन पर हमला करने की तैयारी में है। वेस्टर्न बाबेरियन ग्रेट किन पर चढ़ाई करेंगे। ये सुनकर यिंग ज़ेन भी थोड़ा हैरान हो गया। ये तो सच में अजीब बात है। मैंने अभी तक उन पर हाथ भी नहीं उठाया और ये पहले ही आ रहे हैं। यिंग ज़ेन जोर से हंसा। उसकी हंसी में खुशी ज्यादा थी, चिंता कम। फिर उसने वांग जेन की तरफ देखा। ग्रैंड मार्शल, हमारी सेना की क्या स्थिति है? योर मैजेस्टी, लांथियान और हानगू की सेना पहले ही वेस्टर्न बॉर्डर पर भेज दी गई है। बस आपका हुक्म चाहिए और हम सीमा पार करके वेस्टर्न राज्यों पर हमला कर देंगे। वांगजेन ने तुरंत जवाब दिया। नहीं, यिंग ज़ेन ने हाथ उठाकर रोक दिया और ठंडी मुस्कान से बोला, जब वो खुद ग्रेट किन पर चढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें आने दो। हम उन्हें एक ही युद्ध में कुचल देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने श्योंगनू और दोंगहू को किया था। वैसे भी अगर 36 राज्य एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका संबंध उस बुद्धिस्ट कल्टीवेटर से ही होगा। उनकी नज़र कब से शेंजाऊ पर है। ये पक्का बुद्धिस्ट सेक्ट की चाल है। योर मैजेस्टी की बुद्धि आसमान छूती है। सब मंत्री एक साथ सहमत हुए। चीर, कोर्ट सेशन के बाद खुद एकेडमी जाओ। नेशनल टीचर से कहना कि अपने शिष्यों के साथ वेस्टर्न फ्रंटियर पर जाकर रक्षा करें। बुद्धिस्ट कल्टीवेटर्स की शक्ति को हल्का नहीं लिया जा सकता। उन्हें सिर्फ नेशनल टीचर ही दबा सकते हैं। यिंग ज़ेन ने जाओ छी को देखते हुए कहा, पोथरा आदेश मानता है। अब जब जाओ छी को राजकाज संभालने का अधिकार मिल चुका था तो जाओ फेंग को रोज कोर्ट में आने की जरूरत नहीं थी। योर मैजेस्टी, ज्यूली ट्राइब की सेंटिस पहले ही शिंगयांग पहुंच चुकी हैं। उनका विवाह क्राउन प्रिंस से कब कराया जाएगा? हान फेई आगे बढ़कर विनम्रता से पूछा। ज्यूली ट्राइब ने ग्रेट किन के प्रति वफादारी स्वीकार कर ली है और उनकी सेंटिस का क्राउन प्रिंस से विवाह ये बहुत ही गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए।
चांसलर हान, तैयारी शुरू करो। अगले कुछ दिनों में राजमहल में एक भव्य शादी का आयोजन होगा, क्राउन प्रिंस और ज्यूली सेंटिस के विवाह के लिए। यिंग ज़ेन ने घोषणा की। ज्यूली ट्राइब, जो कभी पुराने वू क्लैन्स में सबसे शक्तिशाली थी, ये बात यिंग ज़ेन ने अपने बेटे से ही सुनी थी। अब जब ज्यूली पूरी तरह से किन का हिस्सा बन चुकी थी तो उन्हें सम्मान देना जरूरी था। सेंटिस को उचित मान देना भी उसी नीति का हिस्सा था। आपका सेवक आदेश मानता है। हान फे ने तुरंत सिर झुका दिया। यिंग ज़ेन ने सिर हिलाया और सब मंत्रियों को इशारा किया कि रिपोर्ट जारी रखें। योर मैजेस्टी, क्राउन प्रिंस द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय नीतियां पूरे साम्राज्य में घोषित हो चुकी हैं। ग्रेट किम के लोग बहुत उत्साहित हैं। अनुमान है कि आने वाले सालों में हमारी जनसंख्या तेज गति से बढ़ेगी। ल्यू बेबई ने तुरंत रिपोर्ट दिया। योर मैजेस्टी,